हेलो दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और इस समय जब हम आज आप लोगों के सामने हैं, इस समय जब हम आज आप लोगों के बीच हैं, तो इसके लिए बहुत ही लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा है, मुझे पता है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों के फाइनली बीच में पहुंच गया हूं और आप लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। हाँ, ये थोड़ी सी अलग बात है कि अभी मैं आप लोगों के सामने एक रिकॉर्डेड फॉर्म में हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग आपसे लाइव भी बात कर पाएंगे। आप मुझसे कुछ चीज़ें अपनी शेयर कर सकेंगे, मैं आप लोगों से शेयर कर सकूंगा। खैर, ये सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनली आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। प्लीज़ इसके पीछे का कंटेंट अभी ध्यान मत दें, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा धीरे धीरे। तो फाइनली जैसा कि आप लोग प्रीफेस देखे होंगे, उसमें आप लोग ये पाए होंगे कि इस प्रीफेस में सीधी सी बड़ा ही प्यारा सा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस प्लान से या किस हिसाब से अपनी स्टडी को आगे लेके जाएंगे, और स्टडी को आगे लेके जाएंगे और वो भी एक सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और सबसे पहले मुझे जब चीज़ें स्टार्ट करनी है तो इससे पहले ये भी है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग कैसे अपनी तैयारी को आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन मैं इन चीज़ों पर आप लोगों से बात करूंगा कि धीरे धीरे कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे और अपने जो स्टडी का रूटीन होगा उसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा जो मेरे जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, वो मेरा नाम जानते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार है। ठीक है, और मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स को, और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरी क्वालिटी को जानते हैं, मैं कैसा पढ़ाता हूँ उन्हें पता है। मैं कोई भी चीज़ जो पढ़ाता हूँ बहुत ही बेसिक लेवल से उठाता हूँ और उसको टॉप लेवल तक लेके जाता हूँ। तो जो मैं आपको सब्जेक्ट्स जो पढ़ाऊँगा वो मैथ्स और रीजनिंग का होगा। मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आप निश्चिंत रहिए कि आपको कोई भविष्य में दिक्कत आने जा रही है। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको मेरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नहीं आने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी भी चीज़ों को जजमेंट नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी कोई प्लान्ड स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग कोई प्लान नहीं करते हैं। बस हम लोगों स्टार्ट कर दिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए और उसके बाद बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कोई उसका सार्थक मतलब नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले जब मैं आगे टॉपिक्स आपको दूंगा, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस सिस्टम को समझें कि सिस्टम क्या होगा, क्या क्या गलतफहमियां हैं आपकी तरफ से, और इस चीज़ों को आपको सुधारना भी है। तो सबसे पहले अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो बोर्ड पर जैसा कि आप लोग अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो इसमें जो लिखा हुआ है मैथ्स और रीजनिंग, जी हाँ, ये मेरा ही टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग को मैं समझता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स और रीजनिंग नहीं, ये तो आप किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ों को मेरे हिसाब से मैं उसको दो चीज़ों में देखता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को। F2A, F2A का मतलब क्या होता है? देखिए, F2A का मतलब कोई अजूबा नहीं है। F2A का मतलब होता है फाउंडेशन टू एडवांस। फाउंडेशन टू एडवांस का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को आप रूट लेवल से पढ़ें और बहुत ही टॉप लेवल तक लेके जाएं, टॉप लेवल तक आप उसको पढ़ें। और दूसरा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ जाता है, बहुत ही करीब आ जाता है, तो एग्जाम के अंदर हम लोगों को बहुत ही
पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी होती है, तो आप उसको दो सेक्शन में रख सकते हैं कि पहला आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसको बहुत ही रूट लेवल से पढ़ें और बहुत ही टॉप लेवल तक लेके जाएं, और दूसरा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों में ये बात लागू होती है, दोनों में ये बात लागू होती है कि इस सिस्टम से आप चीज़ों को दो हिस्सों में रखें। दो हिस्सों में रखने का मतलब ये है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पहले उसको बहुत ही रूट कॉज जाने, फिर उसको धीरे धीरे आप लोग उसको आगे लेके जाएं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों का एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। क्या है कि आप लोगों को सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है कि सिलेबस एग्जाम में क्या आने वाला है। चाहे वो आप कोई टॉप लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीसेट देना चाहते हो, चाहे आप एसएससी देना चाहते हो, बैंक देना चाहते हो, रेलवे देना चाहते हो, या अदर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग आपको आप लोगों का पहले आप सिलेबस आइडेंटिफाई करें कि हम लोगों का सिलेबस क्या होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस तो आपने जान लिया, फिर आप ये भी देखिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में आपको कमांड करनी है, उसका आपके एग्जाम्स में वेटेज कितना है। कहने का मतलब कि वो कितना आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण है, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोई चैप्टर हो, और चैप्टर के अंदर चाहे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो, या किस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज कितना है, चैप्टर्स का वेटेज कितना है, या एग्जाम के अंदर आपका मैथ्स ज़्यादा वेटेज का है कि रीजनिंग ज़्यादा वेटेज की है, तो उसको भी आप लोग अपने रिगार्डिंग उसको समझ के रखें कि हाँ, कि हमको इतनी चीज़ें जो है सिलेबस के अंदर कवर करनी है। उसके बाद सबसे बड़ी जो इस समय विडंबना है बच्चों की, ये वाली चीज़ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बुक्स एंड कंटेंट। बुक्स एंड कंटेंट को लेकर आज के डेट में मार्केट हो चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है, सब लोग एक दूसरे में मैशअप हुआ है। स्टूडेंट ना बुक्स को समझना चाहता है, ना कंटेंट को समझना चाहता है। ठीक है, और बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बुक्स और कंटेंट को लेके, कि जैसे फर्ज कीजिए मैं ही एक स्टूडेंट हूं, मान लीजिए, और आप ही की तरह हूं, तो क्या करूंगा मैं मार्केट जाऊंगा और कोई भी बुक बोलूंगा दुकान वाले से कि भैया मेरे को एक बुक दे दो, तो अब दुकान वाला दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो वो आपको ऐसी बुक दे दे जो मार्केट में ट्रेंडिंग में हो, या फिर आपको ऐसी बुक दे दे जो हो सकता है कि वो आपको ऐसी भी बुक दे दे जहां उसका मार्जिन ज्यादा निकलता हो, आप तो बस केवल बुक कह के ले आए। कंटेंट का मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स। देखिए इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, अच्छी बुक्स और कंटेंट यस मैटर करते हैं, लेकिन आप लोग उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और बिना चीज, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बुक स्टॉल पे बुक लेने के लिए जाएंगे, बस केवल उसका बाहर का जो प्रीफेस होता है उसको पढ़ते हैं, उसको लेके चले आते हैं, यहाँ तक कि जानने की भी कोशिश नहीं करते कि बुक जो लिखी है किस पब्लिकेशन ने लिखी है, कितनी पुरानी है, अपडेट होके आई है कि नहीं आई है, लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन को डाला गया है कि नहीं डाला गया है, इतनी सारी दिक्कत होती है। तो बुक्स और स्टूडेंट्स जो हैं बुक ही बुक खरीदे जा रहे हैं, कंटेंट ही कंटेंट खरीदे जा रहे हैं, इसके भी नोट्स ले लो, उसके भी नोट्स ले लो, इसके भी नोट्स ले लो, इसके भी नोट्स ले लो, ऐसा नहीं होता है। अगर नोट्स रखने से ही या फिर बुक्स बहुत सारी कलेक्ट कर लेने से ही सिलेक्शन हो जाता तो सबका सिलेक्शन हो जाता आज की डेट में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजें आप बहुत ही, जैसे कोई भी चीज आप मार्केट में लेने जाते हैं, चाहे आप कपड़ा लेने जाएंगे, चाहे आप कोई भी वस्तु छोटी बहुत चीजें लेने जाते हैं, उसके लिए आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप उसको सोच समझ के चीजें लेके आते हैं, नहीं अच्छी लगती तो फिर उसको रिटर्न भी करते हैं। लेकिन बुक के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब जहां से आप लोगों का फ्यूचर बनेगा वहां इतनी बड़ी आप लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बुक्स हो
चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का कंटेंट हो, ये ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ हो सकता है कि आपका बेसिक लेवल कुछ और हो और उस स्टूडेंट का बेसिक लेवल कुछ और हो सकता है उसने जिस दूसरे स्टूडेंट ने कोई कंटेंट अगर लिया हो, कोई बुक ली हो, उसने उसका लेवल बहुत लो रहा हो और आपका लेवल बहुत अच्छा है, तो आप उसके कंटेंट को लेके क्या करेंगे? ठीक है, तो मार्केट में आप जब भी कभी जाएं तो बुक्स वही प्रिफर करें। पहली बात तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लें, दुकान पे रुकें, उसको अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपके काम की वो बुक लगती है तो वही चीज़ आप लेके आएँ, ठीक है। और ओनली PYQ का मतलब क्या हुआ? PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, जो कि आपको समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे। मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। बुक जब आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो वहां होता ये है कि आप लोग मोटी सी बुक उठा लाए, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन 2000 का भी है, 2001 का भी है, 2002 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है। बच्चे उसको लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। और इवन यहाँ तक कि बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो अपडेट ही नहीं हो रही हैं, केवल उनका नाम हो गया है इसीलिए वो मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन करने से होता ये है कि आपको ये पता रहता है कि मार्केट के अंदर या फिर आप लोगों के एग्जाम के अंदर इस समय चीजें क्या ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जैसे देखिए, ट्रेंडिंग का तो आजकल जमाना है। यूट्यूब खोलेंगे वहां पे कुछ ट्रेंडिंग है, प्ले स्टोर खोलेंगे वहां पे कुछ ट्रेंडिंग है। तो हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग चलता रहता है, तो आप ट्रेंडिंग को ही लाइक करते हैं। तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, जहां पे आपको कल को गवर्नमेंट जॉब लेनी है या अदर सेक्टर में जॉब लेनी है जहां पे इन सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस है, वहां इतनी बड़ी आप चूक कैसे कर देते हैं? वहां आप इतनी बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए आपसे। इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की इच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चीजें किस तरीके से बदल रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो 2001 में पूछा जाता था वही अब भी पूछा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ एक बात और उठेगी, टेंशन मत लीजिए। साथ ही साथ जो आप लोगों के दिमाग में बात उठेगी उसका मैं जवाब अभी दे दूंगा आपको कि क्या करें फिर 2001 2002 के क्वेश्चन को ना पढ़ें। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं भाई, टीचर जब आपको पढ़ाएगा या आप स्टडी करेंगे तो ये तो गारंटी सी बात है ना कि आप वहीं से आपका रास्ता होके निकलता है। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको सीधे आके डायरेक्ट 2020 का क्वेश्चन नहीं कराएगा। वो आपको स्टार्ट ही वहीं से करेगा। वो इतनी बेसिक चीज होती है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप अपना टाइम और फिर अपने आप को बहलाने फुसलाने वाली बात कि मुझे आता है, यहाँ ये दिक्कत हो जाती है। और आप 2019, 18, 17 के पेपर देख ही नहीं रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अब ट्रेंड बदल चुका है। वैसा ट्रेंड नहीं है। तो प्लीज आप लोग अगर बुक्स और कंटेंट को प्रीफर करते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बाद ही आप किसी बुक को या कंटेंट को प्रीफर करें। हाँ, इस चीज के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए यहाँ पे बुक्स और कंटेंट अलग अलग चाहिए होता है। तो उसके लिए जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसी हिसाब से आप बुक्स और कंटेंट को लेकर आएंगे। और बुक्स और कंटेंट को लेकर मैं एक और बात बता दूं आप लोगों से। आज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसीलिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोई भी बुक प्लीज़ आप बहुत ही ऑथेंटिकेट खरीदा करें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं आज ही कि एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, आप एक सही क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो एक तो वो नंबर आपको मिलेगा नहीं, ऊपर से नेगेटिव नंबर और आ जाएगा, जिसकी वजह से आप और स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कभी भी बुक खरीदें तो बहुत ही ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, अच्छी पब्लिकेशन की होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ पे एरर हो वो बिल्कुल ना के बराबर हो, जो कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ बुक्स और कंटेंट को लेकर भी आप लोगों की समस्या दूर हो गई होगी। तो अब यहाँ जब मैं आगे थोड़ी सी चर्चा लेके चलूंगा
तो थोड़ा सा ना आपके दिमाग में कुछ कुछ मैं कहूँ कि कुछ खिचड़ी पकी रहती है। कुछ आप लोग दूसरों को देख के दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं, कुछ भ्रांतियां आप लोगों के दिमाग में। तो उस परसेप्शन को दूर करने के लिए मैं, जो आप लोगों के ब्रेन में जो सवाल चल रहे होते हैं, जो बड़ी कॉमन सवाल है, उसका जवाब मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा देना चाहूँगा। जैसे मैंने इसीलिए सब चीज़ों को यहाँ रिटर्न करके रखा हुआ है, राइट करके रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ इस लेक्चर के बाद आपको दिक्कत ना करे और कोई भी इसमें से कंटेंट छूट ना जाए। ठीक है, किसी भी चीज का ऐसा ना हो कि जवाब ना मैं दे पाऊं, इसीलिए ये सारी चीज वन बाय वन आप लोगों के सामने मैंने रखी हैं। तो आपके जो ब्रेन में देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगा है, वही ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन के अंदर आपके अंदर क्या क्या सवाल बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ें? वाह, कितने घंटे पढ़ें? अब आप ये बताइए कि अगर घंटे से पढ़ने से सिलेक्शन होता, तब तो कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के लिए तो इंसान 18 घंटे ही पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए ना पढ़ने वाले पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से की जाती है। ठीक है, किसके हिसाब से की जाती है? सेटिस्फैक्शन के हिसाब से की जाती है। सेटिस्फैक्शन के हिसाब से करने का मतलब ये हुआ कि जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि जितना मुझे आज पढ़ना था, जितनी मुझे आज तैयारी करनी थी, या फिर जितना आज मुझे अचीव करना था वो मैं कर चुका हूँ, वो आपका मन खुद ही आपको बता देगा। आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैंने एक संतोषजनक पढ़ाई आज कर लिया, आज मैं सेटिस्फाई हूँ, जितना मुझे आज करना था मैंने उतना कर लिया है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पढ़ाई होती है। दूसरा है क्या पढ़ें। ठीक है, सेकंड है क्या पढ़ें। अब देखिए, क्या पढ़ें का मतलब ये है कि आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैंने कहा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप उसी चीज़ को पढ़ें और आलतू फालतू की चीज़ों को आप प्लीज़ ना पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट है कितना पढ़ें। ये भी एक कमाल की बात है कि कितना पढ़ें। भाई आप उतना ही पढ़ो जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपका सिलेबस है। सिलेबस के बाहर जाके आपको क्या वहाँ पे जो कमिटी होगी, क्या आपको इस बात को सिलेक्शन थोड़ा ही देगी कि आप कितने प्रकांड विद्वान हैं। आपको सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी, आप उसको पार कर लिए तो उसके बाद आपको जॉब मिल जानी है। ठीक है, सब चीज़ नंबर के आकलन पर होने जा रहा है। तो इसीलिए आप उतना ही पढ़ें जितना आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। हाँ, पढ़ाई एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, इसलिए जॉब वगैरह मिल जाए उसके बाद आप लोग प्रकांड विद्वान बनते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अभी प्रकांड विद्वान बनने की कोशिश बनेंगे, यस आप टीचर तो बन जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगली बात फिर से वही, बुक्स कौन सी, बुक्स कौन सी लें। मैंने वही कहा कि देखिए कुछ होती हैं जो बहुत ही टॉप लेवल के एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी ऑथेंटिकेट बुकें पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको केवल और केवल अगर आप स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और कुछ कॉन्सेप्ट्स जानकारी को अगर आप रखेंगे दिमाग में तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप किसी पे, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है आप इंटरव्यू नहीं सुनते किसी का। जो भी बहुत सारी जो मैगजीन्स हैं, पब्लिक मैगजीन्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी पब्लिक जो मैगजीन्स हैं जो आपके पब्लिक में आती हैं, जो कि आपके बुक स्टॉल पे मिल जाती हैं, ठीक है, और चाहे किसी भी पब्लिकेशन की मैगजीन हो, उसमें आप देखेंगे कि जो आप लोगों के जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू आता है। प्लीज़ आप उनके इंटरव्यू को पढ़ा करें, वो खुद बताते हैं, वो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की थी, इसीलिए हमारा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अच्छा, अगली बात है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। ये
ये है स्टूडेंट का सबसे बड़ा, जिसको कह लीजिए कि सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। तो अब मैं इसको बता दूं कि मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ट्रिक क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट और ट्रिक बच्चे ये समझते हैं ना कि, और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में ये भी है आज की डेट में कि इस ट्रिक को वो ऐसा समझते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा इसी से, वो कंसेप्ट को जानना ही नहीं चाहते। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो ट्रिक जो शब्द है, इसका तो कोई आधार ही नहीं है, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक, एक बात बताइए, जादूगर भी जो आपको भी दिखाता है वो ट्रिक ही होती है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर मालूम होगा तो ये जो जादूगर जो आपको जो जादू दिखाते हैं, क्या है? ये ट्रिक ही है। लेकिन एक बात बताइए, वो जो जब ट्रिक बनी होगी, या जो इंसान आपको ट्रिक दिखा रहा है, जो चीज आपको जादू दिखा रहा है, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। उसी के आधार पे, उसी को बेस बना के वो चीजें आपको वही दिखाता है जो आपको जरूरत है, जहां से आपको अजूबा लगे। आप उसी चीज को आप यहाँ अप्लाई करके देखिए कि कंसेप्ट को जब आप शॉर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इसके जो स्टेप होंगे, ठीक है, उसको आप काट देंगे, उसके स्टेप को आप नहीं लिखेंगे, जो फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है, जो भी आपका जो कंसेप्ट का रिजल्ट आएगा, वही आपकी ट्रिक होती है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी कंसेप्चुअल चीज है, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वही ट्रिक है। कंसेप्ट आपने किसी चीज का सीखा, और जो रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट से हमें मतलब होता है। लेकिन मैं एक चीज आप आज लोगों को बहुत ही विनम्र तरीके से मैं बता दूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से, चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, इस जगह पे आप लोग प्लीज केवल इसके पीछे ना भागें। अगर आप लोग इसके पीछे भागेंगे तो बहुत बड़ी समस्या अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। ये चीज काम करती थी, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये चीज तकरीबन तकरीबन 2014 से पहले पहले काम करती थी, 2015 तक भी काम करती थी, लेकिन उसके बाद का जो ट्रेंड आया है वो बहुत खतरनाक आया है। इसके बाद एग्जाम को अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, और जो बच्चे जो चीजें पढ़ते होंगे, जो बुक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अपडेटेड रहते होंगे, उन्हें पता होगा कि ट्रेंड किस हिसाब से बदला। अब एग्जामिनर आपसे रटी रटाई बातें नहीं चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि आपको किसी चीज का कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, किसी चीज का लॉजिक आपको पता है कि नहीं पता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये देखा जा रहा है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप लोग इस भ्रांति में है कि हम 2020 तक के प्रीवियस ईयर को रट्टा मार लेंगे, तो एक दो सवाल भले आ जाए, उसके अलावा जितने सवाल आएंगे सब फ्रेश ढंग से आएंगे। बस लेकिन ये है कि अटेम्प्ट आप सवालों को कैसे करेंगे? जब आप अटेम्प्ट उसको तभी कर पाएंगे जब आपके पास कंसेप्ट होगा, किसी चीज के पीछे का लॉजिक होगा, तभी आप उसको उसके अंजाम तक आप पहुंचा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस ट्रिक की कोई जगह नहीं होती है। यस, कंसेप्ट को अगर आप रिजल्ट में कन्वर्ट कर लें, जो उसका रिजल्ट है वही ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते थे उन्हें पता होगा, मैंने उन्हें बताया भी है कि ट्रिक ये शब्द ही बहुत खतरनाक चीज है। ये समझ लीजिए एक ऐसा गड्ढा है जिसके ऊपर घास रखी हुई है, आप कब गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बाई चांस है, ठीक है, आपने पैर को रखा और वो ड्रॉप हो गया, आपने उसके ऊपर पैर रखा ही नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए एग्जाम के अंदर आप ट्रिक पढ़ के गए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं, उससे थोड़ा सा चेंज होके आ गया। अब तो आप ट्रिक पढ़ के गए हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपने जाना ही नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम होने जा रही है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं आपकी बातों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब यहाँ एक लास्ट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन का। देखिए, प्रिपरेशन का अब कैसे करनी है वो हम लोग भी अब समझेंगे कि हमें कैसे धीरे धीरे और आगे जाना है। तो इसमें जो पहली मैंने चीज लिखी है उसको देखना, क्या लिखा है मैंने? प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, उल्टी सीधी चीजों के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक हमें सफल स्टूडेंट होना है, हमें सफल टीचर नहीं होना है।
टीचर बनना है तो नो डाउट आप बुक्स मोटी मोटी पढ़िए, चाहे पतली पतली आप बुक्स पढ़िए, उससे कोई रिलेशन नहीं है। जितना आप चीज़ों को जानते जाएंगे उतना ही आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए वहाँ आपको चीज़ें डीप पढ़नी होती है, लेकिन बाउंडेड पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा तैयारी करें। सेकंड चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क लगाया है, बाइलिंगुअल मोड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे द्विभाषी है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, अब ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वास्तविकता ये है कि अब हिंदी मीडियम का जो ट्रेंड है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कम से कम एटलीस्ट बेसिक जो नॉलेज होती है इंग्लिश की वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको सीधा सा तरीका बता दूं, एग्जाम के अंदर इंग्लिश में जो पेपर होता है उसका सीधा सीधा गूगल ट्रांसलेट होता है और वो हिंदी में लिख के आता है। ठीक है। अब उसमें दिक्कत ये होती है, आप कोई भी अपना पैराग्राफ उठाना बुक का, उसको टाइप करना गूगल पे और देखना, मतलब इससे अच्छा तो आपको वो चीज़ इंग्लिश में समझ में आ जाती है और वो कभी कभी हिंदी में समझ में नहीं आती। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका स्टूडेंट ने समय समय पे विरोध भी करा है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बाद में दिक्कत में क्यों रहें, इससे अच्छा हम क्यों ना स्टार्टिंग से ही अपने सिलेबस को बाइलिंगुअल मोड में लेके चलें। बाइलिंगुअल के मोड का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम इंग्लिश के प्रकांड विद्वान हो जाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो अब हिंदी में आप बोलेंगे कान, ठीक है, और इंग्लिश में आप बोलेंगे ईयर। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ही छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जो आपको बाइलिंगुअल जाननी होंगी, दोनों भाषा में आपको पता होनी चाहिए। जिससे कई बार क्या होता है कि हिंदी में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एग्जाम के अंदर अपने मोड को चेंज किया, इंग्लिश मोड पे लाए, वैसे ही उनको क्वेश्चन समझ में आने लगा। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखा गया। अब हिंदी में जो आप ब्लड रिलेशन जैसे चैप्टर होता है, ब्लड रिलेशन चैप्टर में क्या होता है, ब्लड रिलेशन चैप्टर में यही दिक्कत है कि अब पहले क्या होता था कि आपको जो हिंदी में रिलेशन होते हैं, मामा, चाचा, फूफा, लिखा आता था। लेकिन अब क्या है, अब इंग्लिश में ही लिखा आ जाता है उसका सीधे सीधे। अब जैसे मान लीजिए अगर है लिखा हुआ है किसी का आंसर ब्रदर इन लॉ आया है तो हिंदी में ब्रदर इन लॉ ही लिख के देगा आपको। ठीक है। उसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं देगा। तो इसीलिए अपनी इस पढ़ाई को आप लोग बाइलिंगुअल मोड में रखें। उसके बाद ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, फास्ट कैलकुलेशन। अब ब्रेन से मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि फास्ट कैलकुलेशन आप करें और ब्रेन में ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। फास्ट कैलकुलेशन और ब्रेन का क्या रिलेशन है? सीधा सीधा रिलेशन ये है कि कोई भी कैलकुलेशन है, अगर जहाँ तक वो आप ब्रेन में करने की कोशिश करें, प्लीज़ आप उसको ब्रेन में करें। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए वो तो काउंट आपके उसी जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो आपके सिस्टम पे कोने में जो टाइम चलता होता है उसी में कंक्लूड होगा। चाहे आप उस टाइम पीरियड में कुछ भी करेंगे वो उसमें कंसिडर हो जाएगा। तो क्यों ना जितनी चीज़ों को हम ब्रेन में सॉल्व कर सकते हैं, जितनी तेज हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना हम तेज करेंगे। जैसे, और इसको मैं बता दूं कि इसको करना कैसे, इसकी हैबिट एक दिन में नहीं होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको पेन और पेपर पे करनी है, ठीक है, पेपर पेन पे अगर करनी है तो ऐसी जगह आप ये ध्यान रखेंगे कि उससे पहले आप उसको कोशिश करें एटलीस्ट 2 से 3 मिनट की वो दिमाग में चले बात। ठीक है। और देखिएगा 1-2 दिन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप हैबिट डालेंगे वैसे वैसे चीज़ें आप लोगों के ब्रेन में चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी, इसको मैं कहता हूँ डबल स्टार। डबल क्या, ट्रिपल स्टार ले लो। ठीक है। स्किप मेथड। स्किप मेथड क्या होता है? स्किप का हिंदी होता है कि एक तरीके से मैं कह दूं कि आप चीज़ों को छोड़ें। छोड़े का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ही छोड़ दें। स्किप मेथड का मतलब मेरा ये हो गया कि आप ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर पे नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ों को आप अनायास लिखना चालू कर दें।
आप उस चीज़ों को अनायास लिखते हैं। जैसे जैसे जिन बच्चों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ डायरेक्शन डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं उनको बता दूं कि जैसे आप लोग ये देख पाते होंगे कि डायरेक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां आप एक क्वेश्चन आता है जिसमें व्यक्ति को लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट ऐसे करके घुमाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एग्जाम में आप कोई ऐसे A4 शीट का पेपर मिल जाएगा, वाइट पेपर, ठीक है। अब उस वाइट पेपर पे आप क्या करते हैं, टीचर ने आपको ऐसे पढ़ाया होगा, राइट, ठीक है, और फिर एक लेफ्ट, ठीक है। आप भी क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर कुछ बच्चे तो सजाएंगे इसको, एक राइट एक लेफ्ट, फिर प्यार से इसको काटेंगे, फिर कहेंगे जीरो, अच्छा जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा। आप एक बात बताइए, अगर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ रहा है कि एक बार राइट घुमाए एक बार लेफ्ट घुमाए, दोनों को वहीं ब्रेन में खत्म कर दीजिए, अब बताइए ये आप लिखेंगे तो कम से कम इसको लिखने में अगर आपने 20 सेकंड का नुकसान किया है, तो जीएस के जनरल स्टडी का जो आपका जो सेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर आप कम से कम 3 सवाल का नुकसान कर लेंगे। आप इस बात को बहुत ही थिंक कीजिएगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एक बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ। अगर आप कोई एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपका जो कंप्यूटर चल रहा है, अगर आपके टेबल पे 2-3 पेन रखे हुए हैं, उसमें से एक पेन नीचे गिर जाए, ठीक है, तो उसको भी आप मत उठाइए अगर आपके आप पास ऑप्शन है लिखने का। क्यों? क्योंकि उसको कलम को उठा के बेंच पर रखने तक का टाइम भी उसी में ही इंक्लूड होगा, वो आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें अब जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है कई सारे एग्जाम्स में, जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू आ जाती है, x+y की वैल्यू 10 है और x-y की वैल्यू कुछ है, फिर उसके बाद जो है कि बच्चे उसको अनायास लिखते हैं कि x+y बराबर ये, x-y बराबर ये। हम बच्चे नहीं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको कल को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कोई हमें आयोग संभालने को मिलेगा, तो ऐसी जगह आप जाएंगे तो ऐसी गलतियां तो आप नहीं करेंगे। इसीलिए जो है कि दिक्कतें, आप कहते हैं ओह लास्ट में हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, लास्ट में हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, लास्ट में हमारा क्वेश्चन छूट गया, हम सारे के सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, जल्दबाजी में गलत हो गया। बहुत बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, उनका टिक भी नहीं लगा होता है, लास्ट में पता लगता है अटेम्प्ट किए ही नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये दोनों सेक्शन साथ समझिएगा, मोर प्रैक्टिस, हाउ टू अप्लाई। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि इतनी सब बात आपने कर ली तो आपने प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, कि आप प्रैक्टिस करें चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना ही आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं चीज़ों को एग्जाम में कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है अप्लाई की, हाउ टू अप्लाई। कहने का मतलब अप्लाई कैसे करना है। जैसे आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपने एक बुक खरीदी कि साइकिल को कैसे चलाना है, आपने उसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली, अच्छे से उसको पढ़ लिया, लेकिन आपने उसको थोड़ा बहुत रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लिया कि हाँ चलिए ठीक है ऐसा ऐसा हम करेंगे, ब्रेन में आपने बना ली सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रोड पे साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एग्ज़ाम के अंदर आप चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं टाइम के अंदर, तो ये मामला बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए आप इसको ये भी देखें प्रैक्टिस करते करते कि मैं चीज़ों को अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। जैसे आप सारी चीज़ें पढ़े, आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये चीज़ अप्लाई कर देनी है, मुझे ये कंसेप्ट इसमें लगाना है, लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पे ब्रेन काम नहीं करता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है माय गॉड मैं इसमें अब क्या करूं, क्या होना चाहिए, कैसे अप्लाई होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही आपका दिक्कत दूर होगा, और कैसे अप्लाई करना है इसको भी फिर आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें
समझ में आने लगेंगी। और ये देखिए, इसको भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। लर्न एंड स्किप, कहने का मतलब आप चीज़ों को पढ़िए और स्किप कीजिए। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप पे बात करना चाहूँगा। पहला ये कि हमेशा एक चीज़ आप याद रखना, आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठे हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे ना तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है। छोड़ने का मतलब अब ये मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम में गए और सारा पेपर छोड़ के चले आए और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लर्न और स्किप में यही सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो यही हो गई कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना और कौन से क्वेश्चन को पहले करना है। हाँ, वो अलग की बात है कि अगर हम लोगों को अगर टाइम मिल जाता है, अगर हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे आगे की तरफ। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। इसका मैं छोटा सा और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है कि मान लीजिए फर्ज कीजिए किसी बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, और एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का कोई सवाल आ गया। अब बच्चे को देख के लग रहा है कि वो क्वेश्चन टाइम के, क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन अगर हल होना होता है, सॉल्व होना होता है, तो वो देखते ही, ठीक है, सेकंडों में क्लिक हो जाता है दिमाग में कि सवाल हल हो जाएगा टाइम से, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं आपको लग रहा है तो प्लीज़ उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। तो बच्चा क्या करता है, उस सवाल को छोड़ के आगे निकल जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप क्वेश्चन में उलझे रहते हैं और टाइम पीरियड निकल जाता है, उसके बाद पता लगता है आप क्वेश्चन देख नहीं पाए और आगे के क्वेश्चन मुश्किल थे, पीछे के क्वेश्चन आसान थे। या कई बार ऐसा होता है पीछे के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, आगे के क्वेश्चन आसान होते हैं। तो चीजें अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको टाइम के अंदर कर ले जाऊंगा तो आप उसको करिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए। हो सकता है आपके एक क्वेश्चन छोड़ने से आप चार क्वेश्चन जो आपके छूट जाते, आप उसको देख भी नहीं पाते, तो वो आप उसको अटेम्प्ट कर लेते तो उससे ज्यादा वेटेज देता आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें मैं समझा पाया हूँगा कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, और कितनी से हमको आगे, हम मेरे साथ आप लोगों को कैसे चलना है, कैसे चीज़ें मेरे साथ आपको आगे तय करनी है, ठीक। तो मैं अब आपको इसके आगे थोड़ी सी और बात मैं बता दूंगा, थोड़ा सा। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी अगर आपको कोई बात दिक्कत लग रही है, जैसा मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है, और आपके हर परेशानी में मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए, जैसे मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी मैं आपको वो बताता था अपने स्टूडेंट्स को कि आपसे चाहे सवाल एक भी ना हो, लेकिन जो आप लोगों का प्रयास है वो पूरा 100% होना चाहिए। अगर आप लोग प्रयास ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होनी होनी है, वहाँ भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात आप लोगों को, जैसे एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कोई भी आपको परेशानी आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503194267। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा ग्रुप भी चलता है, ठीक है, आप चाहें तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे सिंपली अपने नाम के साथ एक मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे इस पे अपने ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। और व्हाट्सएप के रिगार्डिंग मैंने आपको बात समझा दी। अब रही बात, जल्द ही आप लोगों के साथ वीडियो आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ से एक जानकारी और दे दूँ, कुछ यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके रिगार्डिंग अभी प्रेजेंट में मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वहाँ कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बांध रखा है। तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए,
जब तक वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा मेरी लाइव क्लासेस नहीं आ पाएंगी। लेकिन यह है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब मैं उनके क्राइटेरिया को पूरा कर दूंगा तो वो चीज़ें हम और आप एकदम आमने सामने एकदम लाइव हो पाएंगे। लाइव होने में और रिकॉर्डेड होने में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जितने दिन रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी उतने दिन आपको ये एहसास होगा कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आप एहसास महसूस कर पाएंगे कि वो आपके तक लाइव जा रही है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना जल्दी आप शेयर करेंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स तक अगर आप लोग पहुंचा पाते हैं तो उतना ही जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाइव आ पाऊंगा। इतनी सी बात मुझे आज आप लोगों के साथ मुझे करनी भी थी। तो इतनी सब बातें जो है मैंने आप लोगों को सिखा दी है, ठीक है। तो इतनी सब बातों को सिखाने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो अब लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक मूल मंत्र है जो मेरी तरफ से है एग्ज़ाम में बच्चों के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग कैसे समझ पाते हैं। अगर मैं सारी बातों को एक छोटे से फॉर्म में अगर आप लोगों को देना चाहूँ तो मेरा सीधा सा मंत्र यही है, कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट। सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, एक्यूरेसी से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कंसेप्ट आप सीखिए, उसको आप एक्यूरेसी तक लेके आइए। एक्यूरेसी का मतलब आप कितना सटीक जा पा रहे हैं, कितना आप चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर उसके टाइम के अंदर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। अगर ये 3 चीज़ों पे आप हमेशा फोकस रखेंगे, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी बहुत ही जल्द अब आप लोगों के बीच में मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बाय बाय।